नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के लिए जो सफल बैच की सीरीज़ चल रही थी, तो इस क्रम में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की हुई थी और इस मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने कुछ आपको टॉपिक भी पढ़ा दिए हुए थे। और इस हिस्ट्री में आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1857 का विद्रोह या क्रांति। तो आप लोग बने रहिए और क्लास का आनंद देते रहिए। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस विद्रोह से सवाल आपके एग्जाम में जी भर के पूछे जाते हैं। तो ये जो 1857 का विद्रोह बच्चों देख पा रहे हो, इस विद्रोह की कहानी की बात करें तो 1757 से शुरू होती है और 100 साल बाद ये विद्रोह होगा। तो इस विद्रोह में दो प्रकार के हमें कारण देखने को मिलेंगे। एक दीर्घकालिक कारण, यानी जो लंबे समय से चले आ रहे, जैसे नहीं होता किसी के मन में गुस्सा भरी और जब मौका मिला तो उस गुस्सा को उसने क्या फोड़ दिया दूसरे के ऊपर। तो एक दीर्घकालिक कारण होंगे जो लंबे समय से चले आ रहे, और एक हमारा तात्कालिक कारण होगा जो तुरंत का कारण होगा। तो इस विद्रोह में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक कारण निम्न थे। ठीक है, तो सबसे पहले कारणों में हम लोग बात करेंगे। कौन से कारण? आप देख सकते हो दीर्घकालिक कारण की बात हो रही विद्रोह में। दीर्घकालिक का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है जो लंबे समय से कारण चले आ रहे, उन कारणों को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घकालिक कारण कहते हैं। तो सबसे पहला दीर्घकालिक में क्या था? राजनैतिक कारण। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था? राजनैतिक कारण में राजाओं की पेंशन इन लोगों ने बंद कर दी हुई थी। ठीक है, इस कारण से जिन राजाओं की पेंशन आप बंद कर देंगे तो उन राजाओं के मन में गुस्से की भावना रहेगी, आक्रोश रहेगा अंग्रेजों के प्रति। तो ये इन्होंने एक तो राजाओं की पेंशन बंद कर दी थी। दूसरा हम लोग बात करूं तो जो ये उपाधियां दी गई थी राजाओं को, उनकी उपाधियां भी अंग्रेजों ने छीन ली हुई थी। तो लोगों के मन में या और जिन भारतीयों को भी जो उपाधि दी गई थी तो वो उपाधियाँ छीन ली गई थी। तो वो भारतीय जो होंगे या राजा भी होंगे तो वो अंग्रेजों से नाराज रहेंगे बच्चों। ठीक है, नाराज, क्योंकि उपाधि छीन ली गई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति में कहा, अंग्रेजों ने ये कहा था, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर बनकर आया था तो इसने कहा था कि जिन राजाओं के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगी उनका राज्य हड़प लिया जाएगा। डलहौजी की इसी नीति को मेरे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं, यानी जब उनका राज्य हड़प लिया जाएगा। यही लिखा हुआ, जिस राजा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगा उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। और सबसे पहले इस नीति के तहत हड़पा गया राज्य कौन था? सतारा था। और आप देख लो सतारा प्यारे बच्चों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आपका राज्य है सतारा। ठीक है, सतारा। तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहला हड़पा गया जो राज्य था वो क्या था? सतारा था, सतारा। दूसरा हमारा कारण बच्चों कौन सा? धार्मिक कारण। अब ये धार्मिक कारण क्या रहेगा? तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर करके देखते हैं। धार्मिक कारण की अगर बात की जाए तो आप देखो, अंग्रेज टोपी लगाने पर रोक करते थे, मनाही करते थे भारतीयों को कि टोपी नहीं लगाओगे। टोपी लगाना तो हमारी संस्कृति में है भाई, आप मना करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो अंग्रेज टोपी लगाने पर भारतीयों को मना करते थे। अब कोई चीज़ हमें टोपी लगाने बगैर मना करेगा तो हमें गुस्सा तो आएगी बच्चों। आप बताएं, क्या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी गुस्सा, और ये फूटेगी भी। ठीक है, देखो दाढ़ी रखाने पर रोक करते थे, यानी दाढ़ी आप नहीं रखाओगे। ठीक है, इस पर भी अंग्रेज रोक करते थे। और तिलक लगाने पर भी रोक करते थे अंग्रेज। तो ये बच्चों आपके धार्मिक कारण है, यानी अंग्रेज टोपी लगाने पर भारतीयों पर रोक करते थे। दाढ़ी नहीं रखोगे, अपने यहाँ तो फैशन चल गया, आजकल के लड़कों का जन्म हुआ लटकने लगती है दाढ़ी। ठीक है, और दाढ़ी, तिलक, माथे पर तिलक लगाने पर भी रोक करते थे। लेकिन अपने यहाँ है प्रथा भाई, शुभ माना जाता है, अपने यहाँ तिलक लगा करके जाइएगा। ठीक है,
तीसरा बात करूं तो सैनिक कारण थे, ठीक है। सैनिकों में क्या था, सैनिकों की जो भर्ती थी वो 5:1 में थी, अर्थात 5 अंग्रेज पर 1 भारतीय लिया जाता था। आप बताओ ये भेदभाव है। आप जो सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं 5 अंग्रेज उसमें पहले भर रहे और उन 5 पर 1 आप भारतीय ले रहे, तो अंग्रेजों की संख्या जाहिर सी बात ज़्यादा रहेगी, 4 एक्स्ट्रा रहेगी। तो ये गलत तरीका था, इसलिए भारतीय जनता नाराज थी। सैनिकों के साथ नस्ली भेदभाव अर्थात काला और गोरा होने का, यानी अंग्रेज लोग गोरे होते थे और हम लोग क्या थे, काले थे, तो इसलिए भेदभाव किया जाता था बड़े ज़बरदस्त या नस्ली भेदभाव तरीके से, काला और गोरा होने का भेदभाव किया जाता था। अगला, भारतीय सैनिकों के लिए डाक सुविधा फ्री नहीं थी, जबकि अंग्रेजों के लिए क्या थी, फ्री थी। यानी जो डाक व्यवस्था थी, डाक सुविधा थी, वो अंग्रेजी सैनिकों के लिए फ्री व्यवस्था थी, लेकिन भारतीयों के लोगों ने फ्री नहीं की थी, धन देना पड़ता था। तो ये गलत तरीका है ना। और एक कारण इसमें और भी सैनिक में हो सकता है, वो बच्चों क्या कारण आपका हो जाएगा, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो जितने भी भारतीय सैनिक थे इनको कम वेतन दिया जाता था और अंग्रेजी जो सैनिक थे इनको ज़्यादा वेतन दिया जाता था। तो आप बताएं ये एक प्रकार का क्या हो गया, भेदभाव तो ही गया भाई। जब आप भारतीय सैनिकों को कम वेतन दोगे, अंग्रेजों को ज़्यादा दोगे, तो आप बताएं भारत की जनता नाराज़ तो रहेगी हुई, क्यों नहीं रहेगी भाई, ज़रूरी है नाराज़गी। तो ये आपके दीर्घकालिक कारण थे। अब हम लोग देखते हैं तत्काल का क्या कारण था और तत्काल में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, तत्काल का आखिर कारण क्या था, ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था। तो चलिए देखते हैं हम लोग तत्कालिक कारण में। तो ये लिखा हुआ तात्कालिक कारण, ठीक है प्यारे बच्चों। तात्कालिक, सेना में बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल आई थी। तो पहले सेना में क्या चलाई जाती थी, बंदूक चलाई जाती थी, तो उस बंदूक को छोड़ करके सेना में अब क्या, एनफील्ड राइफल आई। और इस राइफल में जो कारतूस लगता था उसके ऊपर का खोल गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था, या गाय और सूअर की चर्बी से बना था ये खोल। इस खोल को दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदुओं का क्या, धर्म भ्रष्ट होता था। ये तत्काल का कारण था। इसका मतलब क्या था, कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी से बना खोल होता था। लोगों में ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि ये जो कारतूस है और ये जब राइफल में लगेगा तो इसको दांतों से काटना पड़ता है, जिससे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता था, ठीक है। गाय अपने यहाँ हिंदू और सूअर मुस्लिम, ठीक है, इसी को आप पवित्र मानते हैं, पवित्र अपने यहाँ, तो इसलिए इनको क्या, धर्म भ्रष्ट होता था। अब हेडिंग पड़ी हुई है मंगल पांडे। तो आखिर ये मंगल जो पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं बटालियन का सिपाही था, ठीक है। जैसे बटालियन 1 इसमें 10 सिपाही हो गए, बटालियन 2 20 सिपाही हो गए, बटालियन 3 40 हो गए, ऐसे 34वीं एक बटालियन थी। उसी बटालियन में ही मंगल पांडे बैरकपुर कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ये उसी बटालियन का क्या था, सिपाही था। और इसने इस राइफल को चलाने से इनकार कर दिया और विद्रोह की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। एक्चुअली विद्रोह की शुरुआत इसने, अंग्रेज के 2 अधिकारी थे, जनरल विल्सन और लेफ्टिनेंट बाग, इनको गोली मार दी थी मंगल पांडे ने, और तब विद्रोह की शुरुआत की थी इन दोनों अधिकारियों को, ठीक है। जनरल विल्सन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार करके क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और इस विद्रोह की क्या शुरुआत कर दी थी। और आप बताएं जब गोली मार के हत्या कर देंगे तो आप बताएं मंगल पांडे को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 में क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और जैसे यह सूचना मेरठ पहुंचती है तो 10 मई 1857 से मेरठ में वास्तविक रूप से क्या, विद्रोह की शुरुआत होती है, विद्रोह की शुरुआत होती है। तो सब क्रम अगर पूछ
पूछे तो सबसे पहले कहाँ पर, सबसे पहले आपका बैरकपुर में, बैरकपुर से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगर कभी क्रम आए कि इनका क्रम लगाओ विद्रोह का, कहाँ हुई थी बैरकपुर के बाद। वास्तविक रूप से जो शुरुआत मानी जाती मेरठ, और मेरठ में कब हुई थी 10 मई 1857। और मेरठ के बाद सैनिक 11 मई को सैनिक कहाँ पहुँचे थे, 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुँचे थे। तो मेरठ के बाद क्या माना जाता है, दिल्ली। तो ये शुरू के 4-5 क्रम आप लोग याद रखना, 3 याद रखना, चौथा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। बैरकपुर, मेरठ और 11 मई को सैनिक कहाँ पर पहुँच जाते हैं, दिल्ली। तो अगर पूछे वास्तविक रूप से विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वास्तविक रूप से विद्रोह की शुरुआत मेरठ से कब, 10 मई 1857 से होती है, 10 मई 1857 से। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हैं और इनको कैसे देखना है, तो थोड़ा इसके लिए बड़ा हम लोग करते हैं, तब ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। तो इसमें लिखा हुआ है केंद्र, नेतृत्व और दमनकर्ता, ठीक है। यानी केंद्र में बात करूं तो विद्रोह केंद्र हेडिंग पड़ी हुई है, इधर नेता या नेतृत्वकर्ता, इधर दमनकर्ता। नेता की जगह बच्चों इधर कर लेना नेतृत्वकर्ता, क्योंकि ये शब्द ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो केंद्र था कौन था, कानपुर था। कानपुर से नेतृत्वकर्ता किसने किया था, नाना साहब ने। कानपुर से कौन कर रहे थे, नाना साहब। और इनके साथी कौन थे, तात्या टोपे थे, साथी तात्या टोपे, ठीक है। और कानपुर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किस अधिकारी को भेजा था, कैंपबेल को भेजा था, कैंपबेल। और ये जब अपनी सेना लेकर के आया तब ये कानपुर विद्रोह को दबा दिया गया था। नाना साहब कानपुर में कहाँ, बिठूर में रहते थे, और वहीं से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी, बिठूर से ही, ठीक है। लखनऊ की बच्चों बात करें तो लखनऊ के कौन थे, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये आपकी कहाँ की थी, लखनऊ की थी। और दमनकर्ता कौन है, कैंपबेल, ठीक है, क्लियर है। लखनऊ से जो नेतृत्वकर्ता कौन थी, वो कौन थी, बेगम हजरत महल। और दमनकर्ता कौन थे, कैंपबेल। तो आप लोग ध्यान रखना, लखनऊ से जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था बेगम हजरत महल, इन्हीं को ही ध्यान रखना, इन्हीं बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था, महक परी, ठीक है। ये आते बहुत है, कानपुर आपका, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, ये बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट रखना। इलाहाबाद से बच्चों बात करूं तो इलाहाबाद से जो विद्रोह किया था लियाकत अली ने इलाहाबाद से क्या विद्रोह किया हुआ था। और इस विद्रोह को दबाया किसने था, कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया हुआ था, कर्नल नील ने। बरेली से बच्चों बात करूं तो बरेली से विद्रोह किया था खान बहादुर खान। और इसके दमनकर्ता कौन थे, विसेंट आयर, क्लियर है। तो दमनकर्ता कौन थे, विसेंट आयर। दिल्ली से बात करूं तो दिल्ली से जो विद्रोह किया था वो बहादुर सादुती। और इसको दबाया किसने था, निकोलसन हड़सन ने। फैजाबाद से बात करूं तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से विद्रोह किया था, और इसको दबाया किसने था, रेनाल्ड ने, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, दमनकर्ता कौन थे, रेनाल्ड। झांसी से विद्रोह की अगर बात की जाए तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और इसको दमनकर्ता कौन थे, ह्यूरोज। तो झांसी से इस विद्रोह का जो विद्रोह किया था किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। और हीरोज के नेतृत्व में सेना आई थी, तो हीरोज ने इस विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया हुआ था। जगदीशपुर ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, बिहार में जगदीशपुर पड़ेगा, कहाँ पर, बिहार में। तो जगदीशपुर से जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, कुंवर सिंह। और इसको दबाया किसने था, विलियम टेलर ने। तो ये बच्चों विद्रोह केंद्र और नेतृत्वकर्ता आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभार मैचिंग भी करा देता है। और जिन बच्चों का पीसीएस का भी एग्जाम लगा वहाँ से भी यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, मैचिंग पे सवाल आ जाता है, ठीक है। तो गलत मत करिएगा। इसके बाद आगे की अगर बात करूं तो आप देखो कुछ हमारे पास अन्न केंद्र भी हैं। अन्न में मामला क्या रहेगा, अन्न केंद्र में अन्न में जो कुछ रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं।
अन्य में जैसे असम एक विद्रोह का केंद्र था, असम से किया था मनीराम ने, ठीक है, असम से किसने? मनीराम ने। मथुरा से अगर बात की जाए तो मथुरा से जो नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। मेरठ से अगर बात करूं तो मेरठ से नेतृत्व करता कौन थे? कदम सिंह। गोरखपुर से अगर बात की जाए तो गोरखपुर से नेतृत्व करता कौन थे? गजाधर सिंह। और बनारस से अगर बात की जाए तो सेना जन नारायण, ये आपके कहाँ थे? बनारस से थे। तो अन्य में बच्चों ये भी नाम याद रखना, कभी कभार ये एग्जाम में सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, तो विशेष आप लोग इन नाम को याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं विद्रोह के कुछ नोट लगा हुआ है, नोट से मेरे यहाँ इस नोट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला पूछा गया है विद्रोह के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो कमल और रोटी को ही प्रतीक चिन्ह क्यों रखा गया था? क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ कमल का फूल जब खिलता है तो ये एक प्रकार से सुगंध, नया सवेरा लाता है, और रोटी आज के युग में या उस समय भी सबकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी को रखा गया था, ठीक है। रोटी की जगह जगह बच्चों कभी कभार चपाती भी नाम दे देता, चपाती, तो आप ध्यान रखना रोटी का मतलब ही क्या होता है? चपाती होता है, तो भूल के बच्चों गलत ना करिएगा आप लोग। क्लियर है? विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पारमिस्टन थे। कौन थे? पारमिस्टन। ये आपके विद्रोह के समय ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे पारमिस्टन। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्रोह के समय प्रत्यक्ष उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब का आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रत्यक्षदर्शी ये उर्दू शायर थे, मतलब कि इस विद्रोह को प्रत्यक्ष तरीके से देखा था उस समय उर्दू शायर हमारे कौन थे? मिर्जा गालिब थे। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से शुरू हुआ था और विद्रोह 57 में हो गया, तो उस समय यही थे। विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर विद्रोह के समय क्या थे? मुगल सम्राट थे। विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय कौन था? तो सेना के लिए जो मुख्य कार्यालय रखा गया था वो हमारा कौन? शिमला रखा गया था, सेना का मुख्य कार्यालय शिमला। विद्रोह के समय तोप खाने का कार्यालय कौन था? तो वो हमारा कौन था? मेरठ आपका था तोप खाने का कार्यालय। विद्रोह में भाग नहीं लिया था तो जमींदार एक तो नहीं लिया था, साहूकार ने नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग ने नहीं लिया था, किसान वर्ग ने नहीं लिया था। या कभी कभार वो भी लिख देता है कि 1857 के विद्रोह में कौन तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब होता है दूरी बनाकर रखी, यानी कि किन लोगों ने भाग नहीं लिया। तटस्थ का मतलब ये होता है कि जमींदार, साहूकार, शिक्षित वर्ग और किसान वर्ग ये तटस्थ रहे थे, यानी दूरी बना करके रखी हुई थी, भाग नहीं लिया था। विद्रोह में सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? अवध के थे, लगभग 60,000 सिपाही। अवध पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया हुआ था, इसलिए अवध के यहाँ से ज़्यादातर सिपाही विद्रोह से लिए गए थे। महक परी बेगम हजरत महल को कहते हैं, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट रखना। तो ये नोट वाले जो पॉइंट है इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, आपके सवाल में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला की बात करूं तो 1857 की जो क्रांति के परिणाम है ये हमारे क्या रहे थे? 1857 की क्रांति के परिणाम, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। मतलब कि जब 1857 का विद्रोह असफल हो गया था, ठीक है, असफल हो गया था, तो उस समय हुआ क्या था कि ब्रिटिश संसद जो थी उसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इसे जनता का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। इस अधिनियम को क्या कहा गया? जनता का मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं, ठीक है। महारानी 1858 में अधिनियम आया था जिसे जनता का तो मैग्ना कार्टा कहा गया और महारानी विक्टोरिया का क्या? घोषणा पत्र भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि कागज़ का एक इस तरीके से
पेपर टाइप में होता है और उसमें कुछ अधिकार ऐसे लिखे होते हैं इस तरीके से कि ये अधिकार इनके लिए होंगे, ये अधिकार इनके लिए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जो हुआ करते थे जॉन, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखना, ये पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने कब, 1 नवंबर 1858 में इसको क्या किया हुआ था, पढ़ा हुआ था। इसके प्रमुख बिंदु आखिर क्या थे, विक्टोरिया के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु क्या थे, तो प्रमुख बिंदु की बात करूं तो कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कर दिया गया। तो पहले शासन कंपनी चलाती थी, तो कंपनी से अब शासन हटा करके सीधे ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया, ब्रिटेन क्राउन के पास, कि अब भाई इनके पास शासन रहेगा, कंपनी अब शासन नहीं करेगी। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, परंतु दोनों की शक्तियां समान थी। ठीक है, अब पहले गवर्नर जनरल था, उसी का नाम ही क्या कर दिया गया, वायसराय, लेकिन आप देखो शक्तियां दोनों की समान है, बस नाम को चेंज कर दिया हुआ है। तो गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय। कंपनी और भारत के राज्यों के साथ ही कई संधियां समाप्त हो गई। अच्छा, यानी कि जो कंपनी, जब पहले कंपनी का शासन था तो उसने भारत के राज्यों के साथ जो संधियां, समझौते, हस्ताक्षर किए हुए थे, इस अधिनियम के तहत वो सभी क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। इसीलिए लिखा हुआ कंपनी और भारत के राज्यों के साथ ही कई संधियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो आप लोग ध्यान रखना, ये सब संधियां क्या समाप्त हो गई। और लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वही गोद निषेध प्रथा मतलब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति है क्या, आपको बता दूं कि हड़प नीति के तहत जिन राजाओं के कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ करता था, तो ये लोग क्या कर लेते थे, राज हड़प लेते थे। तो इसी नीति को ही डलहौजी की क्या कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं। तो इस प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये बच्चों आपकी 1857 के विद्रोह की कहानी थी, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा है वो बच्चों हमारा कौन सा टॉपिक है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि भू माने भूमि, भूमि पर राजस्व व्यवस्था कैसे की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेज थे उनको अपने यहाँ रहने के लिए रुपए चाहिए, सैनिकों को जो खर्च होता था, घोड़े जो होते थे उनके लिए भी धनराशि चाहिए, कहाँ से आएगा। तो अंग्रेजों ने एक नियम लिखाया कि जहाँ जहाँ पर हमारा नियंत्रण, हम लोग वहाँ भूमि से राजस्व वसूलेंगे, कर वसूलेंगे। इसी व्यवस्था का इनाम क्या दिया गया था, भू राजस्व व्यवस्था। इस व्यवस्था में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था को जमींदारी, मालगुजारी, इजारादारी व्यवस्था भी कहते हैं। प्रारंभ 1790 में कॉर्नवालिस ने किया था और ये 10 वर्ष के लिए शुरुआत में लागू की गई थी यह व्यवस्था, लेकिन बाद में 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष से हटाकर इस व्यवस्था को क्या कर दिया, बिल्कुल स्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया। ठीक है, लगान की इसमें दर क्या थी, तो 10/11 भाग सरकार लेगी और 1/11 भाग क्या जमींदार लेंगे। आप देखो किसानों को क्या बचेगा, कुछ नहीं। और ये ब्रिटिश भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर लागू थी, 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है, मतलब ऐसे प्रांत जिन पर सीधे नियंत्रण अंग्रेजों का था, तो उनमें से कुल क्षेत्रफल पर कितने, 19% भाग पर यह व्यवस्था क्या थी, लागू थी। और इसका प्रभाव ज़्यादातर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिला था, उड़ीसा में। तो स्थायी बंदोबस्त में मतलब लगान, अंतर क्या, स्थायी बंदोबस्त में लगान जमींदारों से वसूला जाता था, अंग्रेज जमींदारों को ठेका दे देते थे। तो स्थायी बंदोबस्त में लगान जमींदारों से वसूला जाता था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 10 वर्ष के लिए शुरुआत किसने की थी, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आगे की हम लोग बात करूं तो आगे हम लोग देख लेते हैं।
अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी प्रारंभ कब हुई थी? 1798 में। किसने? कर्नल लीड के द्वारा। कर्नल लीड के द्वारा। कहाँ शुरू की गई थी? 12 माइल जिला कहाँ पर? तमिलनाडु में। लगान की दर कितनी थी? 1/3। और ये कितने वर्ष के लिए लागू की गई थी? 30 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी, 30 वर्ष के लिए। और ब्रिटिश भूभाग के कुल कितने परसेंट क्षेत्रफल पर लागू थी? 51%। 51%। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और इसका प्रमुख मुनरो को बनाया गया। और प्रभाव कहाँ का है? मद्रास, मुंबई और पूर्वी असम में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब स्थायी बंदोबस्त में लगान जमींदारों से वसूला जाता था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान, ठीक है, जमींदारों से नहीं, सीधे अंग्रेजों से, सीधे किसानों से वसूला जाता था। अंतर समझ में आ रहा? रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान सीधे अंग्रेजों से वसूला जाता था, किसानों से सीधे वसूला जाता था, अंग्रेज निकल जाता। डायरेक्ट किसान से वसूलते थे। शुरुआत 1798 में कर्नल रीड के द्वारा। अगला आप देख सकते हो महलवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ क्या है? गांव है। प्रारंभ कब हुआ था? 1822 में हार्ड मैकेंजी के द्वारा। इसमें लगान की दर कितनी थी? 50%। और कुल ब्रिटिश भूभाग के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर लागू थी? 30%। और प्रभाव कहाँ था? पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। तो तीनों में अंतर क्या हो गया? स्थायी बंदोबस्त में लगान जमींदारों से वसूला जाता था, रैयतवाड़ी में लगान अंग्रेज सीधे किसान से वसूलते थे। और महलवाड़ी का अर्थ, महल का अर्थ गांव होता है, महलवाड़ी में लगान मुखिया से वसूला जाता था। गांव के मुखिया को ठेका दे दिया जाता था कि आप ही पूरा वसूल करके हमें देंगे, तो गांव के मुखिया इसमें वसूलते थे। प्रारंभ हुई थी 1822 में हार्ड मैकेंजी के द्वारा। लगान की दर ये, और कहाँ कहाँ रखी गई थी? इन प्रांतों में व्यवस्था क्या की गई थी? चालू की गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास के 2 टॉपिक रहे बच्चों। 1857 का विद्रोह हम लोगों ने देखा और रैयत और भू राजस्व व्यवस्था देखा। तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे जनजातीय आंदोलन को लेकर के। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो 2 टॉपिक हम लोगों ने देख लिए। धन्यवाद। जय हिंद।